जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए मैं आज का विषय आपको बता दूं, और वो दोस्तों भूमि से संबंधित है। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम, अगर हमें ज़मीन खरीदनी है अपने मकान बनाने के लिए, तो हम भूमि का चयन किस प्रकार करें, या हम किन सावधानियों का ध्यान रखें जब भी हमको मकान बनाने के लिए ज़मीन का चुनाव करना है। तो आज का जो मेरा विषय दोस्तों है वो भूमि से संबंधित है कि जब भी आप मकान बनाने जाएं और आपको अगर भूमि खरीदने जा रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें, ताकि जो ज़मीन है जिस पर आप मकान बनाने जा रहे हैं वो भविष्य में आपके लिए काफ़ी शुभकारी हो और आपको काफ़ी उससे लाभ मिले। दोस्तों, इसके अलावा मैं वीडियो के आखिर में आपको कुछ ज्योतिष टिप दूंगी जो कि ग्रहों से संबंधित होगा। जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, हमारे जो आचार विचार व्यवहार, हमारी दिनचर्या, हमारा हाव भाव, हमारे रहन सहन जो होते हैं वो कहीं न कहीं ग्रहों के अनुसार होते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो उनके प्रभाव पर पड़ता है। यानी कि आप की जो रहन सहन दिनचर्या है, आपके जो कर्म हैं वो कहीं न कहीं इससे रिलेट करते हैं। तो कुछ चीज़ों में सुधार करके, कुछ कमियों में आप परिवर्तन करके कहीं न कहीं जो प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं उनमें थोड़ा सा आप परिवर्तन कर सकते हैं, और इसका जो प्रतिकूल प्रभाव होता है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुछ खास टिप्स जो ग्रहों से संबंधित है मैं अपने हर वीडियो के आखिर में दूंगी, जिससे आप अपना सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ आज के टॉपिक को। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब मकान बनाते हैं तो पूर्णतः प्रयास करते हैं कि वास्तु के अनुसार हो। हमें टॉयलेट कहाँ बनाना है, हमें किचन कहाँ बनाना है, हमें सीढ़ियाँ कहाँ बनानी है, बेडरूम कहाँ बनाने हैं, हम वास्तु के अनुसार करते हैं। इसके बाद भी दोस्तों कई बार हमें उसका लाभ नहीं मिलता और हम परेशान रहते हैं कि हमने सब कुछ वास्तु के अनुसार किया है, फिर भी हम परेशान क्यों हैं। दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि वहाँ की जो भूमि होती है जिस पर हमारा मकान बना होता है, हम उसमें वो सावधानियाँ नहीं रखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि भूमि की अपनी ऊर्जा होती है और जिसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे, आपके परिवार पे ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, जो सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए उसमें सबसे पहली जो सावधानी है वो ये है कि जब भी आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आप एक बार वहाँ की जो मिट्टी है उसको किसी भी प्रयोगशाला में, क्योंकि हर शहर में भूमि की जो परीक्षण की प्रयोगशालाएँ होती हैं, मौजूद होती हैं, तो आप उससे ले जाके चेक करा सकते हैं कि भूमि की जो ऊर्जा है वो कम से कम 8800 भूमि से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी भूमि की जो ऊर्जा है 8800 यूनिट से कम होती है तो कहीं न कहीं वास्तु के अनुसार बनाया हुआ मकान भी आपको उतना लाभ नहीं दे पाता है जितना कि आपको प्राप्त होना चाहिए। तो ये ज़रूर करें कि कम से कम वहाँ की जो मिट्टी है उसको जाके चेक करा लें किसी प्रयोगशाला में कि वहाँ की जो भूमि है उसकी जो गुणवत्ता है वो कम से कम 8800 भूमिस तो होनी ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, अगर 9500 या 10,000 से ज़्यादा है, तो दोस्तों अगर आपने वास्तु में कुछ त्रुटियाँ भी की हैं तो भी वो मकान आपको शुभकारी फल दे सकता है। तो इसका ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरा जो मैं आपको सावधानी बताऊंगी भूमि के लिए वो ये है कि कभी भी काली जो मिट्टी होती है उसके ऊपर मकान नहीं बनाना चाहिए, वो बेहद अशुभ होती है। तो इसका ध्यान रखें कि कभी भी अगर मकान बनाने जा रहे हैं और वहाँ की अगर मिट्टी अगर काली है तो उसमें मकान कभी ना बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, भूमि के इतिहास को ज़रूर जानने की कोशिश करें कि उसका इतिहास क्या था। कहीं वहाँ पहले कोई तालाब तो नहीं था, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि तालाब में हम मरे हुए जानवरों को फेंक देते हैं, ये अच्छा नहीं होता है। तो अगर वहाँ पहले काफ़ी साल पहले या काफ़ी समय पहले तालाब था तो कम से कम 6 से 7 फीट मिट्टी वहाँ की ज़रूर बदल दें और खेत से साफ़ सुथरी और स्वच्छ मिट्टी को लाके वहाँ भर के उसके बाद ही मकान का निर्माण शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी मिट्टी की खुदाई करते हैं, आपको जहाँ मकान बनानी है उसकी जब आप खुदाई करते हैं तो खुदाई में यदि दोस्तों वहाँ से फटे हुए कपड़े निकलते हैं, यदि कोयला निकलता है, या फिर जो विषैले वनस्पति होते हैं अगर वो हैं वहाँ पे पहले से उगे हुए हैं, विषैले जानवर हैं, या फिर और भी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं अगर खुदाई में निकलती हैं तो ये सही नहीं होता है। उस मिट्टी की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही मकान बनाना चाहिए।
दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वनस्पतियां अपने आप ही उग जाती हैं। अगर वहाँ पे तुलसी है, शमी है या कुछ शुभ फल जो शुभ वनस्पतियां होती हैं, अगर वो स्वतः ही उगाई हैं यहाँ पे वो उस भूमि पे, या फिर बहुत ही उपजाऊ अगर वहाँ की मिट्टी है, तो भी वो ज़मीन आपके लिए शुभ है, वो भूमि आपके लिए शुभ है, आप वहाँ पर मकान बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई विषैला वनस्पति अपने आप उगा हुआ है तो ये सही नहीं होता है, वहाँ पर मिट्टी की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी, मिट्टी को आप शुद्ध कैसे कर सकते हैं, यानी उस भूमि को आप शुद्ध कैसे कर सकते हैं या उसकी परख कैसे कर सकते हैं। दोस्तों 1 हाथ गड्ढा आप वहाँ पे गहरा खोद लें और वहाँ पे ऊपर तक पानी भर दें। पानी भरने के बाद दोस्तों आप 100 कदम उस गड्ढे से 100 कदम आप दूरी किसी भी दिशा की तरफ आगे बढ़ें और फिर वापस आएँ। वापस आने पे दोस्तों यदि पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो मिट्टी वो ज़मीन जो है, वो जो भूमि है वो आपके लिए शुभ है, आप वहाँ मकान बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि उसमें पानी आधा है, आधा पानी बचा हुआ है, तो वहाँ की जो भूमि है वो सामान्य परिणाम देने वाली होती है। आप फिर भी वहाँ पर थोड़ी सी शुद्धि के बाद मकान बना के रह सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको पैरेलल जो एनर्जी होती है उसकी शुद्धि भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि वहाँ की भूमि ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि सोख लिया है, तो वो भूमि आपके लिए शुभ नहीं है, आप उसका परित्याग करें, वहाँ पे मकान बिल्कुल नहीं बनाएं। तो दोस्तों इस टिप को अपनाएं, ये बहुत ही आसान और सरल विधि है जिससे आप जान सकते हैं कि वो भूमि आपके लिए शुभ या अशुभ परिणाम दे सकती है। तो इसका ध्यान रखें और भूमि का चयन देख समझ के और सावधानियों के साथ ही करें, तभी मकान बनाएं। क्योंकि दोस्तों वास्तु में आपकी जो अर्थ की एनर्जी होती है, जो पैरेलल एनर्जी होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, तीनों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे। तो अर्थ की एनर्जी बहुत मैटर करती है, तो इसका भी ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ ज्योतिष टिप के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों हमारे जो आचार विचार, हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो हाव भाव, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रहों को रिलेट करते हैं। कई बार दोस्तों अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है और प्रतिकूल आपको अगर प्रभाव देने वाला है, लेकिन अगर आपका जो आपकी दिनचर्या है अगर उस ग्रह के अनुकूल है, मतलब ऐसी है कि जिससे वो ग्रह आपको जो है अच्छे परिणाम दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं और आपको थोड़ा उससे लाभ ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों इस विषय पे इसके अंतर्गत आज जो मैं टिप देने वाली हूँ वो है चंद्रमा से संबंधित। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी माता जी से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, आपका मन जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, आपकी भावनाएं जो होती हैं बहुत जल्दी आप छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप रोने लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं कनजाना सा डर लगता रहता है, आप नर्वसनेस के शिकार होते हैं, आपको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होती है, माता जी से आपकी बहस होती रहती है और ये चीज़ें सही नहीं होती। कहीं ना कहीं ये आपके अशुभ चंद्रमा के जो चंद्रमा है उसके अशुभ जो प्रभाव होते हैं उसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही आसान सा टिप मैं आपको दे रही हूँ, वो ये है कि अपनी माँ को पूरा सम्मान दें, उन्हें खुश रखें, उनका सम्मान करें और प्रयास करें कि सोमवार के दिन यदि आप अपनी माँ को कोई चांदी की चीज़ गिफ्ट करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा जो होता है वो थोड़े शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। तो इस टिप को अपनाएं, अपने चंद्रमा को शुभ करें, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों भाग्य का भी कारक होता है। तो इसको अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं चर्चा करूं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में एक नए टिप के साथ मैं नीतू मिश्रा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।